खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तकबाल आप सबका। शाम के 5 बज चुके हैं भारतीय वक्त के मुताबिक, और आज न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 5 के पंच में आप हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, जहां से भी ज्वाइन करते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जाएंगे, मुख्तलिफ ज़बानों में आपको खबरें, दुनिया भर से मौसूल होने वाली इतलात, और मुसलसल कोशिश हमारी ये रहती है कि आपको अपडेट वक्तन फ़वक्तन किया जाए। आज एक और अहम तरीन मौजू पर, वैसे 5 बजे में हमारी कोशिश ये होती है कि 5 के पंच में इक्तिसादी समाजी मामलात पर बात हो, सियासी और सलामती मामलात पर अक्सर बिश्तर हम गुफ्तो शनीद करते हैं। लेकिन आज ज़रा बात हम मशरक़ वस्ता के ताल्लुक से करेंगे, मिडल ईस्ट के ताल्लुक से। और आप सब जानते हैं, बखूबी वाकिफ़ हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सूरत हाल कैसी भी हो या जंगज़दा इलाके हों, तो कोई हफ्ता, कोई महीना या कोई दिन शायद ऐसा नहीं गुजरता है जहाँ पर दौरे हाजिर में मैं बात कर रहा हूँ मशरक़ वस्ता के किसी इलाके की, किसी हिस्से की बात ना की जाए। बहुत कम ऐसा देखा गया है। इस बार भी गुज़श्ता 15-16 महीनों के दौरान हमने मुसलसल आपके सामने अपडेट्स रखी हैं, जो डेवलपमेंट्स पॉलिटिकली हुई हैं वो आपके सामने रखी हैं। मशरक़ वस्ता के अंदर हों, यूरोप और अमेरिका के अंदर जितनी भी डेलिब्रेशंस अब तक हुई हैं, और कोशिश हमारी ये रही है कि आपको न सिर्फ खबरों से बाखबर रखा जाए, बल्कि साथ साथ ये जानने की भी कोशिश हो कि जो मौजूदा वक्त में हो रहा है, मुस्तकबिल में इसके मनफी या मस्बत असरात होंगे। ये समझने की ज़रा आज भी कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट मैं ज़रा आपको बताता चलूँ। इसराइल के एक वजीर का बयान अब से कुछ देर पहले आया है। सदर ट्रंप के गजा वाले बयान पर जहां वजाहत की गई थी, इस दौरान एक और बयान इजरायली वजीर दिफा, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया है और फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है गजा पट्टी के अंदर। अगराज़ व मकासिद ये हैं कि सदर ट्रंप की तरफ से एक नए मंसूबे के तहत गजा पट्टी के अंदर तामीर व तरक्की का नाम लेते हुए या इस तरह की बातें काफ़ी ज़्यादा की जा रही थी, और 20 तारीख के बाद से मुसलसल वो ये कह रहे हैं कि गजा को न सिर्फ अपने कब्जे में लेंगे, बल्कि यहाँ पर असर नौ तामीर की जाएगी, कामकाज होगा, तामीर व तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा, रोजगार के पहलुओं पर गुफ्तो शनीद के बाद कोई रास्ता निकाला जाएगा। और इस दौरान एक बार बार नुक्ता जो दोहराया गया कि फ़लस्तीनियों को इस इलाके से निकलना पड़ेगा। दबाव बनाया गया 2 ममालिक पर, जिनमें उर्दन है और मिस्र है, इजिप्ट और जॉर्डन जिनको आप कहते हैं। उन दोनों की तरफ से भी सख्त रद्द-ए-अमल आया। और जब सदर ट्रंप का ये बयान कि गजा पर मुकम्मल तौर पर कब्जा करने का उनका मंसूबा है, कैसे वो चीज़ें अपने हाथ में लेंगे, कंट्रोल करेंगे, अगरचे ये साफ कर दिया गया था कि वो फौज वहाँ पर नहीं भेजेंगे, अमेरिकन फोर्सेस को कहीं डिप्लॉय नहीं किया जाएगा, खां वो गजा हो या कोई और इलाका। लेकिन अब से कुछ देर पहले इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के बयान के मुताबिक फौज तैयार रहे, और इस ऐलान के बाद आलमी बरादरी का सख्त रद्द-ए-अमल आया है, मज़ाहमत का सामना है। जहाँ जर्मनी का पहले बयान आया, वहीं ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान समेत जो हुकूमत की जानिब से अब तक मौक़िफ़ जाहिर किया जाता रहा, वो एक बार फिर से दोहराया गया। और इजरायली फौज गजा के रिहायशियों को रज़ाकाराना तौर पर इलाका छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है, ऐसी मनसूबाबंदी भी हो रही है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं, उनकी जानिब से मौसूल हो रही हैं। इसी मौजू पर आज ज़रा हम बात करेंगे, और आप सबको ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि सदर ट्रंप जब इक़्तिदार में आए तो उससे पहले ही इंतखाबी तशहीर के दौरान हमने देखा था, बहुत ज़्यादा इस तरह की वो बातें मुसलसल कर रहे थे कि अगर वो जीत कर आते हैं 47वें सदर की हैसियत से, जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो मंसूबा क्या होगा, ख़ास तौर से मिडल ईस्ट के साथ ताल्लुकात को बहाल करना या बेहतर करना है। जिन ममालिक की तरफ बढ़ रहे थे, उनमें उन ममालिक का वो बार बार तज़किरा कर रहे थे जो गजा पर एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं, और अब तक जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तब तक उनके मौक़िफ़ में सरकारी तौर पर कोई तब्दीली नहीं आई है। ज़रा इसी पर मज़ीद बात करेंगे और मौजूदा सूरत हाल को भी मुख्तलिफ एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। 2 ख़ास मेहमान आज 2 मुख्तलिफ हिस्सों से ज्वाइन कर रहे हैं, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल को इसलिए भी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, फ्यूचर की स्ट्रेटजीज़ अरब ममालिक की जानिब से, इस्लामिक ममालिक की क्या होंगी, ये देखने वाली बात होगी। और जो बहुत सारे मुस्लिम ममालिक जिनमें आपसी ताल्लुकात या रिश्ते बेहतर अब तक नहीं थे, कोशिशें रफ्ता रफ्ता ज़रूर हुई, क्या उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, उन तमाम ममालिक का, तमाम ममालिक के सरबराहान का, जिम्मेदारान का क्या रोल रहने वाला है, इसी चीज़ को ज़रा समझेंगे। और हमारे साथ 2 ख़ास मेहमान हैं। मोहम्मद इलियास शरफुद्दीन साहब,
मारूफ इस्लामी स्कॉलर हैं, मारूफ तज्जियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं और मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल पर, मुसलमानों की मौजूदा वक्त में मसाइल और मुस्तकबिल के हवाले से, माजी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातचीत करते रहे हैं। डिबेट्स और डिस्कशन में आमतौर पर इस चेहरे को आप देखते हैं। इलियास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में कहेंगे। हमारे साथ उबैद ताहिर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, मुसन्निफ़ हैं और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि मशरक़ी वस्ता, यूरोप और अमेरिका की सूरत हाल पर कई बार प्रोग्राम्स में इनके साथ हमने डिस्कशन किया, डिबेट्स का हिस्सा बने और इस वक्त भी मिडिल ईस्ट की सारी सूरत हाल को बहुत करीब से देख रहे हैं और इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप इनके साथ होते हैं। तज्जिया और तबसरा जब जब होता है तो इनका ओपिनियन भी आप तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए पहुँचता रहता है। इस वक्त हमें कतर में मुकीम हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उबैद ताहिर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम में। शुरुआत में ज़रा आप ही से करूँगा। मौजूदा सूरत हाल तकरीबन ये 15-16 माह हमने जो देखे हैं, जिसमें 50,000 या इससे ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद भी हुए, लाखों लोग बेघर हुए, वापसी का एक सिलसिला देखा। इस दौरान नई मनसूबाबंदी अमेरिका की तरफ से और उसके इत्तेहादी मिलकर गजा को जो प्लान तरतीब दे रहे हैं, ज़रा पहला ओपिनियन या रद्द-ए-अमल आपका इसी पर हो जाए। ओवरऑल सूरत हाल का आप मशरिक़ वस्ता के अंदर, बिलखुसूस गजा पट्टी, फ़लस्तीन और मुलक्का इलाकों या हिस्सों के अंदर कैसे मुशाहिदा कर रहे हैं इस सूरत हाल का? बहुत शुक्रिया आसिफ। सबसे पहले तो मैं अपने जो साथी दूसरे मेहमान हैं उनको भी खुश आमदीद कहूँगा। गजा की या उमूमी तौर पर जो मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल इस जंग के बाद बनी है, जो हम सब देख रहे हैं, ये अब कहना चाहिए कि गजा का मसला ये गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि इसमें जो मुख्तलिफ तरीके के जो हल इससे पहले हम सुनते आए हैं या देखते आए हैं, अब उसमें एक नया रुख हमें सदर ट्रंप की जानिब से जो तजवीज़ आई है उसकी सूरत में नजर आ रहा है। और ये जो सूरत हाल इस बयान के बाद बनी है या बन रही है या बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, ये मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि चूंकि सदर ट्रंप का जो दिमाग है वो एक तिजारती शख्सियत का दिमाग है, वो एक बहुत बड़े ताजिर हैं और तिजारत में होता यूं है, और हमने उनके जो गुज़िश्ता पहला जो उनका जो दौरानिया था सदारत का, उसमें भी देखा कि वो कुछ बहुत बड़ा कोई बयान देते हैं, कुछ बहुत बड़ी धमकी देते हैं और उससे रुक जाने के लिए कोई और मफाद हासिल करने की कोशिश करते हैं जी। तो ऐसा माना जा रहा है और ये भी एक बड़ा मोतबर सा तज्जिया है कि सदर ट्रंप ने ये एक कहना चाहिए एक हवा छोड़ा है कि हम गजा पे कंट्रोल करेंगे और उसको एक लॉन्ग टर्म ऑनरशिप उसकी लेंगे और उसको तरक्की देंगे और फ़लस्तीनियों को रोज़गार देंगे और मशरिक़ वस्ता का रिविरिया बना देंगे और एक रिजॉर्ट बनाएंगे वगैरह वगैरह। ये चूंकि अमली तौर पर काबिल अमल नहीं है, अलबत्ता इसके बदले वो शायद जो दीगर बड़े ममालिक हैं खित्ते के, उनसे मफाद लेना चाहेंगे और इससे बड़ा मफाद और कोई नहीं होगा कि वो इस वजूद को तस्लीम कर लें, जैसे कि खित्ते के कुछ मुल्कों ने उनके पहले दौरानिये में इसराइल को तस्लीम किया और वहाँ पर इसराइल का सिफारत खाना भी है और उन ममालिक के सिफारत खाने इसराइल में हैं। लेकिन जो बाकी ममालिक हैं जो मुज़ाहमत कर रहे हैं, उन पर यह दबाव डाला जा रहा है इस नई तजवीज़ के जरिए से कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर हम ये भी कर सकते हैं। ये एक रुख है उनकी इस तजवीज़ का, क्योंकि देखें इसराइल के अंदर खुद जो बड़े सियासी रहनुमा हैं, जैसे एहूद बाराक हैं जो कि इसराइल के साबिक वजीर आज़म हैं, उन्होंने भी ट्रंप की इस तजवीज़ को महज एक ख्याल से ताबीर किया है, एक बहम। और इसका जैसे कि आपने अपने जो तमहीद थी उसमें भी आपने उसका जिक्र किया कि तमाम दुनिया के बड़े मुल्कों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है और डायरेक्टली जो इसमें जिन दो मुल्कों को इन्वॉल्व किया गया, जॉर्डन और इजिप्ट या उर्दन और मिस्र, उन्होंने भी खुल करके कहा कि हम ये नहीं होने देंगे। अब उन पर दबाव डाला जाएगा यकीनन, क्योंकि ये दोनों ममालिक अमेरिका की जानिब से बहुत बड़ी इमदाद सालाना वसूल करते हैं, फौजी इमदाद भी और माली नकद इमदाद भी। तो जाहिर है कि उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा। उसके नतीजे में ये होगा कि जो अरब ममालिक हैं, जो खलीजी ममालिक और दीगर ममालिक हैं, उन पर दबाव आएगा कि वो इन दो मुल्कों के साथ अगर खड़े होते हैं तो फिर वो बोझ उठाएं जो कि अमेरिका इन मुल्कों का उठा रहा है।
ऐसी सूरत में फिर उनको उर्दन की और मिस्र की मजीद इक्तिसादी मदद करना होगी, सियासी मदद करना होगी, सिफारती मदद करना होगी, ताकि वो इस दबाव का मुकाबला कर सकें। जहां तक अभी आप हवाला दे रहे थे इसराइली वजीर दिफा के बयान का, तो मेरे भाई इसराइली फौज जो कि गासिब फौज है वो तो हमेशा हालत जंग में है ही। अब उसको मजीद जंग की तैयारी का क्या हुक्म देना और क्या होना, अलबत्ता इसमें अगर आपने आपकी नजर से गुजरा हो एक तजिया कहना चाहिए, वो ये जो जॉर्डन का है, जो उर्दन की जानिब से कि उन्होंने उनकी जानिब से इस तरह के इशारे आए कि वो अपना बॉर्डर अगर फलस्तीनियों को जबरदस्ती निकालने की कोशिश की गई अपनी सरजमीन से तो अपना बॉर्डर बंद करेंगे, और अगर इसराइल ने जबरदस्ती बॉर्डर खुलवाने की कोशिश की तो इस सूरत में आमने सामने की जंग भी हो सकती है। उबैद ताहिर साहब, ये जो कहा जा रहा है, ये जो बयानात के जरिए भी हमने एक तरह की जंग देखी है, इतना आसान ये है जितने आसानी के साथ व्हाइट हाउस से या फिर तेल अबीब से जिस तरीके से बयानात जारी हो रहे हैं? फिर दूसरी बात ये कि अगर इस तरह का कोई इकदामात जो होते भी हैं, जिस तरीके से आपने एक बॉर्डर का भी हवाला दिया, बैनुल-अक़वामी कवानीन भी मौजूद हैं, क्या ऐसी सूरत हाल में ये जो दबाव मुख्तलिफ ममालिक पर बनाने की कोशिश हो रही है या की जाती है, फिर ऐसे में ऑप्शन क्या बचता है? वो इंटरनेशनल लॉज कहीं पर एग्जिस्ट करते दिखाई दे रहे हैं या उनके मुताबिक काम होगा? पॉसिबिलिटी ऐसी है? आसिफ साहब, अक़वामे मुत्तहिदा पर हमेशा आप देखिएगा कि सदर ट्रंप हमेशा से तनकीद करते आए हैं। जितने बैनुल अक़वामी इदारे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो ट्रंप की जद में ना आया हो, क्योंकि वो उनका जो अंदाज है काम करने का वो यूं है कि सब कुछ मेरे हाथ में है और मैं जो कहूं उसको नाफिज कर दिया जाना चाहिए। और वो यही चाहते हैं मशरक़ वस्ता के मुल्कों से कि यहाँ मैं कोई लफ्ज अदा करूं जबान से और वहां पर वो ऑन द ग्राउंड हो जाए, लेकिन ऐसा है नहीं है। गुज़िश्ता 15-20 वर्षों में जो मेंटेलिटी है खलीजी ममालिक में और अवाम की भी और हुक्मरानों की भी और खलीज के बाहर जो दीगर अरब ममालिक हैं उनमें बड़ी तब्दीली आई है। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कह देंगे और वो हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा इस बयान की मुखालफत कर चुका है। अच्छा, जवाब में कहिए आपके अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हकूक़ कौंसिल है, ट्रंप साहब उससे निकलने का ऐलान कर चुके हैं, ओनरवा से निकलने का ऐलान कर चुके हैं। उसके अलावा जो माहौलियात के मुतालिक जो मुआहिदा जो है फ्रांस वाला, उससे निकलने का कर चुके हैं। और इससे पहले साबिक उनके जो साबिका दौर था उसमें भी हम देख चुके हैं कि मुख्तलिफ वो बैनुल अक़वामी मुआहिदों से निकलने का ऐलान करते हैं। तो ये इनका जो सोचने का अंदाज है वो दूसरों से बड़ा मुख्तलिफ है। मतलब जो एक सियासी रहनुमा आमतौर पे सोचते हैं या करते हैं, ट्रंप साहब जरा उससे मुख्तलिफ हैं। तो बैनुल अक़वामी जो कवानीन हैं यकीनन वो मौजूद हैं, गरचे उसको ट्रंप साहब नहीं मानते। जैसे कि आप देखिए अभी उन्होंने बिन्यामिन नेतन्याहू का इस्तकबाल किया व्हाइट हाउस में, जो कि आलमी अदालत को मतलूब हैं, और उस पर जो बिन्यामिन का जो तैयारा था उसको ऐसे रूट से ले जाया गया कि वो उन मुल्कों की फिजाओं में जो आलमी अदालत इंसाफ के उस हुक्म को मानते हैं या उस पर अमल करने का इंदिया जाहिर कर चुके हैं। तो दुनिया और आलमी कवानीन एक तरफ हैं और ट्रंप साहब का जो तो वो एक तरफ है। और हम जानते हैं कि खलीज के तमाम ममालिक उनके इस बयान को मुस्तरद कर चुके हैं। अरब लीग भी मुस्तरद कर चुका है, OIC भी मुस्तरद कर चुका है, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी इसको मुस्तरद किया जा चुका है। गुतरेश जो हमारे UN के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी इस हवाले से खबरदार कर चुके हैं। और उसके अलावा दीगर जो आलमी इदारे हैं और इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें, एमनेस्टी इंटरनेशनल है या जो ह्यूमन राइट्स वॉच है, सभी इसकी मजम्मत भी कर चुके हैं और इसके खिलाफ बयान भी जारी कर चुके हैं। तो ये बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि सदर ट्रंप ने भी ये शोशा उसको अमलन उस पर यानी कि वाकई अमल करने के लिए छोड़ा है, बल्कि जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि ऐसा लगता है कि वो इस बड़े बयान के पसे पुष्ट कोई और मंसूबा रखते हैं और कोई और मफाद हासिल करना चाहते हैं। जैसे कि एक बड़ी जो चीज़ जो सामने महसूस होता है कि वो इसराइल को तस्लीम करवाना चाहते हैं इसके बदले में। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। आपने मुस्लिम ममालिक और अरब लीग का हवाला भी दिया, मैं दोबारा इसी सवाल पर आपके पास लौटूंगा। मोहम्मद इलियास शरफुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।
20 तारीख के बाद ही हम ये सारे फैसले देख रहे हैं और बैक टू बैक 2 दर्जन से ज़ायद फाइल्स एक साथ लाई गई और सारे ऑर्डर्स पर दस्तखत एक साथ कर दिया गया। मुश्किल और आसान कितना, बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशंस और डिबेट्स हो रही हैं, लेकिन असल कहानी क्या आपको समझ में आती है? कैसे इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, खास तौर से इन 15 दिनों के दौरान सदर ट्रंप की जारहाना पॉलिसी, जिसमें कुछ बड़े फैसले जो शायद खुद अमेरिका के लिए बाद में परेशानी का बायस बन सकते हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मिडिल ईस्ट में और फलस्तीन में खास तौर पर और सारे आलम में अमन और सलामती अता करे और मासूमों की जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत करे और दहशतगर्दी और इंतहाई पसंदी को अल्लाह खत्म फरमाए, चाहे वो सहूनी दहशतगर्दी हो या कोई दूसरी दहशतगर्दी। आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो एटीट्यूड मैंने अभी तक महसूस किया है वो साफ तौर पर नजर ये आ रहा है कि अ बुल इन द चाइनीज शॉप, किसी तरीके से घुसकर तबाही के जैसा मनाजिर क्रिएट करे अल्फाज से और उसके बाद मजबूर कर दे सामने वालों को उनके 1, 2, 4 शरायत मानने पर। और ये वाला एटीट्यूड वो गाजा को एट द टिप रखकर इस्तेमाल करते हुए एडॉप्ट कर रहे हैं, इख्तियार कर रहे हैं। और एक जो चीज है अमेरिका की तारीख में आप देख लीजिए, हेनरी ट्रूमन से लेके आज तक अक़वाम मुत्तहदा बनने से पहले और बाद में फलस्तीन के मसले पर अमेरिका काबिल भरोसा नहीं रहा। यूएन जनरल असेंबली में भी नहीं रहा, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में भी नहीं रहा और हर वक्त उसने कई हवायद और कवानीन को तोड़ा है। ये एटीट्यूड को डोनाल्ड ट्रंप आगे लेकर बढ़ रहे हैं। कई काम अच्छे भी करते हैं, वो जंगबंदी कराते हैं, लोगों की जान माल की हिफाजत की कोशिशें करते हैं और कई काम डिस्ट्रप्टिव फोर्स की तरह भी करते हैं, जहां पर वो चल रहे सो एक अच्छी खासी चीज को पूरा तोड़ के मरोड़ के तबाह करके फिर से कोई नया नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। और यही चीज पहले के सुदूर ने दूसरे तरीके से की, ट्रंप कोई और तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर अमेरिका का एटीट्यूड कभी भी काबिल भरोसा नहीं रहा और उसी एटीट्यूड को लेकर वो इजराइल के मसले में फलस्तीनियों के खिलाफ बढ़ रहा है। अब काबिल अमल है या नहीं है गाजा खाली करवाना और गाजा के उस सी साइड फ्रंट को रिवेरिया, फ्रेंच रिवेरिया की तरह डेवलप कर पूरी दुनिया में मार्केट कर रियल स्टेट हब बना देना, तो उसके बारे में 2-3 बातें अच्छे से समझ जाइए। फलस्तीनी कौम जो है वो पिछले 70 सालों से स्ट्रगल करते हुए अपना खून, अपना जान, अपने माल और हर चीज को दांव पे लगाकर एक बहुत ही जीवट और बहुत ही साहसी कौम, बहुत ही कुव्वत वाली कौम इरादी तौर पर बन चुकी है। उन लोगों को कोई चीज मनवा लेना उतना आसान नहीं है। अरब मुमालिक भी अल्हम्दुलिल्लाह वाजे कर चुके हैं कि फलस्तीन के नॉर्थ गाजा के हिस्से को या साउथ गाजा के हिस्से को खाली करवाने के हम सख्त मुखालिफ है, किसी भी कीमत पर राजी नहीं होंगे। सऊदी अरब ने साफ तौर पर बयान दे दिया है। फॉर्मर स्पाई चीफ तुर्की अल फैसल का डिटेल CNN पर इंटरव्यू है आज सुबह का, बिल्कुल, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा तस्दीक की। अच्छा, ये दीवानापन है ट्रंप का। मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। उबैद साहब जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि पसे पर्दा शायद कोई और मंसूबा तरतीब दिया जा रहा हो, कहीं वो तो नहीं वो बिजनेस वाली या इकोनॉमी के एतबार से भी जो वो एक लड़ाई चल रही है और इंटरनेशनल मार्केट पर कब्जा करने की भी, जिसमें चीन इस वक्त हम देख रहे हैं एक हिसाब से उभर कर सामने आ रहा है, कुछ एक ममालिक शायद एक हिसाब से टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका पर इकोनॉमी के एतबार से भी एक प्रेशर है, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी वो जो आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि उसको नुकसान पहुंचा, उसकी छवि खराब हुई, शायद वो चीजें रिवाइव करने की कोशिश भी हो सकती है, जिस तरफ उबैद साहब भी इशारा कर रहे थे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, $33 ट्रिलियन का कर्जा रखने के बाद एक बिजनेसमैन के तौर पर ट्रंप बहुत गुस्से में और झिंझलाहट में है कि अमेरिका इतना कर्जे में दब कैसा गया, इतना दफन कैसा हो गया। तो उससे निकलने के लिए वो पनामा कैनाल भी वापस मांग रहे हैं, कनाडा को भी कब्जा करने की बात कर रहे हैं, उधर ग्रीनलैंड को भी डेनमार्क से छीनने की बात कर रहे हैं और इधर इसको फ्रेंच रिवेरिया बनाने का भी प्लान है उनका। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने तमाम इकोनॉमिक रिवाइवल के प्लान के तौर पर उसके एक हिस्से के तौर पर ट्रंप इसको पेश कर रहे हैं। पूरी पॉसिबिलिटी है
हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अमेरिका डजंट हैव परमानेंट एनिमीज एंड फ्रेंड्स, इट ओनली हैज इंटरेस्ट। यानी अमेरिका अपने मफादात के तहत काम करता है, उसके कोई जाती तौर पर दोस्त दुश्मन नहीं है। तो ये बात समझ लेना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप इकोनॉमी के एतबार से, माशी एतबार से, अपने इलाके, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए और कर्ज के दलदल से निकालने के लिए कई स्टेप्स ले रहे हैं। यूरोप को भी फंडिंग कम कर दिए, कई कंट्रीज को फंडिंग बंद कर दिए, यूक्रेन को तो बीच मझधार में छोड़ डाले, और ऐसे तमाम स्टेप्स ले रहे हैं। तो गाजा पर भी उनकी नजर एज ए बिजनेसमैन हो सकती है क्या? पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन गाजा के मसले में डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का भी शिद्दत से एहसास है कि केक वॉक नहीं रहेगा। आसानी से कोई स्टेप वहां नहीं ले सकेंगे। ना अरब राजी होंगे, ना मुस्लिम राजी होंगे, ना फलस्तीनी राजी होंगे, ना दुनिया के कई अक्सर ममालिक राजी नहीं होंगे। रशिया ने कह दिया है, फ्रांस ने कह दिया है, जर्मनी ने कह दिया है हम इसके मुखालिफत पर है। इनफैक्ट यूके के प्राइम मिनिस्टर का बयान सुन रहा था सुबह में, वो भी सख्ती से कह रहे हैं कि नॉर्थ गाजा हो या जनीन का इलाका हो या साउथ गाजा हो, ये सब के सब फलस्तीनी इलाके, इसको नहीं छोड़ा जा सकता। फलस्तीनियों का हक है इस पर। अब आइए जो मसला हमने आज की तारीख में देखना है, वो मसला ये है, क्या डोनाल्ड ट्रंप अमली एतबार से फौज उतारते हैं, हथियार भेजते हैं, क्या क्या स्टेप्स लेते हैं? तो मुझे अभी इस बात का खुलकर अंदाजा हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप नुमाइशी तौर पर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं, उसके लिए वहां पर एक फौज की टुकड़ी भी उतार सकते हैं। आने वाले दिनों में वहां पर एक हवाई अड्डा भी कायम कर सकते हैं, या कुछ ऐसे हरकतें कर सकते हैं। अरब ममालिक का स्टैंड क्लियर है, स्ट्रॉन्ग है, डिसिसिव है। सऊदी अरब है, कतर है, अच्छा, काफी है, बहरीन है, इस ऐलान के बाद हमने जब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे इलियास साहब, तो उसके बाद हमने देखा काफी मज़ाहमत का भी उनको सामना करना पड़ा, काफी तनकीद हो रही है। लेकिन अब जरा दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं। मुस्लिम ममालिक 50-55 से ज़ायद तादाद, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और दौरे हाजिर में जिम्मेदारी क्या? फिर जब सारी सूरत हाल, ट्रंप खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, इजराइल खुलकर अपने प्लान्स या मंसूबे बता रहा है, उनके जो इत्तेहादी हैं वो खुलकर बात कर रहे हैं, और आज इवन आज सुबह जब बाज़ाब्ता तौर पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से वो पहले वाले स्टेटमेंट पर जब वो वजाहत कर रहे थे, तो उसी के बीच में उन्होंने कहा कि मंसूबा बहुत अच्छा, हम इस पर काम शुरू कर चुके हैं, और यहां तक कि बहुत सारे ममालिक ने पैसा खर्च करने के लिए उनके साथ वादा किया है। अरब ममालिक की तरफ वो इशारा कर रहे थे, कुछ एक लोगों के नाम भी लिए गए, उसका भी हालांकि उस पर वजाहत हो चुकी है अरब ममालिक। लेकिन ओवरऑल अरब या मुस्लिम ममालिक बिलखुसूस 50 से ज़ायद तादाद, रोल क्या बनता है, जिम्मेदारियां इस वक्त क्या इस मुश्किल सूरत हाल में? इलियास साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुस्लिम ममालिक का OIC का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल, उसको अब पूरी समझदारी के साथ अच्छी लीडरशिप के तहत एक मिलिट्री पावर दे देने का वक्त आ रहा है। अगर आते हैं दुनिया में फितने, फसाद, लड़ाई झगड़ा, मासूमों का खून बहा खत्म हो, तो अब OIC को नाटो के तर्ज पर एक मिलिट्री अलायंस के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हर 4 साल में एक नया प्रेसिडेंट एक नए जहन के साथ आकर एक नया सुपर इम्पोजिंग रूल लेकर आता है और पूरे ममालिक को डिस्टर्ब करने की जो कोशिश करता है वो बंद हो। मुसलमानों की जान, माल, इज्जत और आबरू इन पर्टिकुलर और पूरे इंसानों की इन जनरल उसकी हिफाजत हो। मुस्लिम माशी मफादात की और पूरे दुनिया के माशी मफादात की, एनर्जी सेक्टर में, IT सेक्टर में, दूसरे सेक्टर में उसकी हिफाजत हो। और खास तौर पर इस्लामिक शायर, कुरान, हदीस, अल्लाह, रसूलुल्लाह और अल्लाह के दीन के मसाइल पर, जहां पर यूरोप, फ्रांस वगैरह में या हमारे भारत में बातों का जो जहर फैलाया जा रहा है, उसका स्ट्रॉन्ग काउंटर दिया जाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर एक स्ट्रॉन्ग दबाव रहेगा और जनरल असेंबली पर भी दबाव रहेगा। अगर मुस्लिम OIC को एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरह तो नहीं, लेकिन एक मिलिट्री पावर की शक्ल में उभार कर सामने अगर लाते हैं, अलायंस की शक्ल में, तो बड़ा फायदा रहेगा उम्मत को और इंसानियत को। ठीक है इलियास साहब, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। उबैद ताहिर साहब, अरब लीग की बहुत हमने बात सुनी, बड़े स्टेटमेंट्स आए और
चंद हफ्ते कबल हमने एक इजलास भी देखा था जिसमें खुलकर बात रखी गई थी मौजूदा सूरत हाल पर। मसला फ़लस्तीन जो है उस पर वाज़ेह मौक़िफ़ है, किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं। यहाँ तक कि सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं वो भी अच्छे ताल्लुकात इजराइल और अमेरिका के साथ होने के बावजूद भी अपने मौक़िफ़ में किसी तरह की तब्दीली नहीं ला रहे हैं। और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे ममालिक भी उनमें शामिल हैं जो खुलकर अपनी बात कहते हैं और टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ इशारा करते हैं। अरब लीग की इस सारी सूरत हाल में क्या अहमियत है और क्या वाकई चीज़ें इतनी हाथ में हैं, बाख्तियार इतना ये ग्रुप है, ये तंजीम है, लीग है जो इन मसाइल का इतनी आसानी के साथ कोई रास्ता निकाल सके? उबैद साहब। देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि जितनी भी ये तंजीमें हैं जिसका अभी इलियास साहब ने हवाला दिया, इस्लामी ताउन तंजीम या ये जो अरब लीग है, ये अपने मेंबरों की तादाद के एतबार से और अपनी इक्तिसादी कुव्वत के एतबार से यकीनन ये बड़ी तंजीमें हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनका वो से आलमी मंजरनामे में नहीं है जो होना चाहिए जी। मतलब जो जितना बड़ा रोल ये तंजीमें अदा कर सकती हैं और उसका एक तरीका, उसकी तरफ अभी इलियास साहब ने इशारा भी किया, वो कम से कम इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो वो किरदार हमें नजर नहीं आ रहा है, हालांकि होना चाहिए। अरब लीग की जानिब से बयानात, आपने हवाला भी दिया, बड़े तगड़े किस्म के बयानात आते हैं और एक सेट पैटर्न है जिस पर कि वो हर दफ़ा उसको दोहरा दिया जाता है कि जी 2 रियासती हल के अलावा कोई हल काबिल कबूल नहीं है और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होगा 4 जून 1967 की सरहद में, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मक़दिस होगा और फ़लस्तीनियों के जो जायज़ हुकूक है वो उनको दिए जाएँ, जो बाहर फ़लस्तीनी हैं वो वापस आएँ, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें हमेशा हम सुनते आए हैं। लेकिन अब अमली तौर पर जब आप देखते हैं तो जो इन्हें अरब मुल्कों में या इस्लामी मुल्कों में भी विद इन एक ग्रुप है, यानी कि हर जगह, अगर आप, अभी वक्त नहीं है कि उस पर हम बात कर सकें, तो अलग अलग ग्रुप्स उनमें भी हैं। और जब कोई इस तरह का मौक़िफ़ जब होता है तो हम देखते हैं कि वो कहीं पर जा करके कुछ ना कुछ फर्क आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी गजा की जो जंग थी, इसमें आपने देखा कि कतर का एक मौक़िफ़ था सालिसी का, जिसमें कि वो शुरू से पहले दिन से लगा रहा और आखिर वक्त तक के जब ये चीजें तय हो गई और अब बाकायदा वहां पे फायरबंदी हुई, और उससे पहले जो शुरू में जो एक फायरबंदी का एक हल्का सा एक हफ्ते की जो हो सकी थी। लेकिन वहीं पर हम बहुत सारे दूसरे ममालिक हैं जिनको हम देख सकते हैं कि उनका मौक़िफ़ उस तरह का नहीं रहा जी। तो मैं नाउम्मीद तो नहीं हूं, लेकिन अगर आप ये कहें कि इस हवाले से कोई बहुत बड़ा किरदार तंजीमी हैसियत में नजर आएगा तो मुझे नजर नहीं आता है। अलबत्ता इनफरादी तौर पर जो बड़े ममालिक हैं यकीनन उनका एक मौक़िफ़ होगा और उनके साथ दीगर ममालिक मिल करके उसको ताकतवर बनाएंगे और अल्लाह करे कि OIC और अरब लीग दोनों ही हकीकी मानों में वैसे ही किरदार अदा करें दुनिया में जैसे कि नेटो करता है या जैसे कि और दुनिया की जो इस तरह की जो तंजीमें हैं वो अदा करती हैं। अच्छा उबैद साहब, इलियास साहब भी अब एक तरफ इशारा कर रहे थे कि अस्करी महाज पर भी अब एक नया सिलसिला शुरू होना चाहिए। क्या वो ऑप्शन है अगर खास तौर से अमेरिका की और उसके इत्तेहादियों की सेम पॉलिसी रहती है, जो कुछ ट्रंप कह रहे हैं, कल को यही करने के लिए वो निकलते हैं, फिर ऑप्शंस क्या बचते हैं OIC के पास, जिस पर काफ़ी ज़्यादा माजी करीब में सवालात भी रहे, तंजीमी उमूर पर या ढांचे को लेकर काफ़ी सवालात, और बहुत सारे ममालिक डिफरेंट ओपिनियन को लेकर हमने देखा कि वो एक तरह से ग्रुपिज्म का भी शिकार हो गए थे। अभी इलियास साहब ने हेनरी किसिंजर के एक मकूले की तरफ इशारा किया था, वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है बल्कि ये बैनुल अक़वामी सियासत की बुनियाद है। कोई भी दुनिया का मुल्क वो मजहब की बुनियाद पर या किसी और बुनियाद पर अपनी पॉलिसी तरतीब नहीं देता है। दुनिया का हर मुल्क अपने सियासी मफादात को अपनी पॉलिसी बनाता है। लिहाजा अगर ये सोचा जाए कि गजा के लिए सिरा में रहने वाले तमाम लोग मुसलमान हैं तो तमाम मुसलमान उनके लिए खड़े हो जाएंगे, मैं यहाँ हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, अवाम की बात नहीं कर रहा, या ये कि वो अरब हैं तो तमाम अरब उनके लिए खड़े हो जाएंगे सिर्फ अरब होने की हैसियत से, तो मुझे लगता है कि ये सोचना जरा हकीकत के साथ ज्यादती होगी। मफादात जहाँ जुड़ते हैं
वहां फिर फौज भी सामने आती है, वहां पर फिर दूसरी जो मतलब सियासी और सिफारती और इक़्तिसादी क़ुव्वतें हैं वो भी जी। सामने आती हैं। ओआईसी की एक मुश्तरका फौज बहुत पहले से है, ठीक, और राहिल शरीफ साहब उसके हेड भी हैं। अच्छा, खलीजी ममालिक की भी एक मुश्तरका दिफाई फौज मौजूद है, लेकिन हमने देखा कि मुख्तलिफ ऐसे मरहले आए आपसी ताल्लुकात में इन मुल्कों की कि वो फौज नहीं चल सकी, या उसने जो उसका जो रोल था वो प्ले नहीं किया। बिखर गई। लिहाजा मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई मुश्तरका कोई फौज आएगी जो अमेरिका से लड़ेगी और उसका या किसी और ताकत से लड़ेगी। इनफरादी तौर पर जिस पर जो गुजरेगी वो खड़ा होगा, फिर उसके साथ दूसरे लोग आएंगे और जुड़ते चले जाएंगे। ये एक पॉसिबिलिटी जरूर मुझे नजर आती है। अच्छा, मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात पर भी काफ़ी ज़्यादा सवालात पूछे जाते रहे हैं। इलियास साहब, चूँकि आप अरब दुनिया में आप भी रहते हैं, आम लोगों का, शहरियों का, मुबस्सरीन का जो सारी सूरत हाल को देखते हैं, क्या ख्याल है कि दो बड़े ममालिक जिन पर काफ़ी करीबी नज़र भी रही और ताल्लुकात बहुत हद तक 2024 में सुधारे भी गए, सऊदी अरब और ईरान की, इन दोनों का बड़ा रोल होगा? क्या हमारी तरह एक आम शहरी भी अरब दुनिया के अंदर सोचता है? क्या ख्यालात है? देखिए, उम्मत मुस्लिमा का दिल धड़कता है हरमैन शरीफैन के लिए और बैतुल मक़दिस के लिए, मस्जिद अक़सा के लिए। अल्लाह उसके नबी ने इसकी जो फजीलत बयान की है, तो पूरी उम्मत का दिल धड़कता है। और वहां कुछ भी अगर तकलीफ होती है अक़सा में, क़ुद्स में, तो यकीनन उम्मत तड़प उठती है और आंख से आंसू भी निकल जाते हैं, हाथ दुआ के लिए भी उठ जाते हैं और कोशिश करने के लिए अपनी अपनी तरफ से लोग आगे भी बढ़ते हैं। अरब दुनिया का भी हाल मुख्तलिफ नहीं है। क़ुद्स के ताल्लुक से बहुत बड़ा माशाल्लाह से जज्बा पाया जाता है और अल्लाह के करम से आज भी आप अरब ममालिक की रोडों के नाम देखेंगे, फलस्तीन स्ट्रीट, बैतुल मक़दिस स्ट्रीट, मस्जिद अक़सा स्ट्रीट, ऐसे नाम ताज़ा रखे जाते हैं, मस्जिदों के नाम रखे जाते हैं, मदारिस के नाम रखे जाते हैं, यहाँ के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के नाम रखे जाते हैं, ताकि उम्मत अल्हम्दुलिल्लाह अपने फरीज़े को याद रखे। जो बात मैं कहना चाह रहा था, जिस पर भाई ने, मेरे साथ के पैनलिस्ट ने इशारा किया है, उम्मत वहदत के साथ स्ट्रॉन्ग लेवल पे खड़े होकर अपना रोल अदा करे, ओआईसी हो, जीसीसी हो। और इसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते? ज्यादा दिन नहीं गुजरे, हमने देखा कि यूएसएसआर के बारे में उम्मत एक साथ खड़ी हुई थी 20 साल तक, और रब्बुल आलमीन के हुक्म और फजल से अल्हम्दुलिल्लाह यूएसएसआर का हशर पूरी दुनिया ने देखा। जुल्म करने की वजह से क्या होता है। वैसे ही पहले भी कई बार क्रूसेड्स के हमने दौर देखे, सलाउद्दीन अय्यूबी अली रहमा के, उससे पहले सहाबा इकराम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर हमारे पास मौजूद है। कैसा उम्मत वहदत के साथ खड़ी हुई अल्लाह की इबादत, नबी की इताअत के तहत, और इंसानियत को बचाने के लिए, मासूमों को बचाने के लिए, हर किस्म की दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए। तो कैसा अल्लाह ने बड़ी बड़ी कामयाबियां दिलाई। मैं पेसिमिस्टिक, नाउमीद नहीं हूं, ऑप्टिमिस्टिक हूं। मेरे रब ने चाहा तो फिर से इंशाअल्लाह ताला तारीख का वो दौर दोहराया जा सकता है और जाएगा। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। हालात बदलेंगे, बड़े बड़े फिरौन ने मट्टी चाटी है, फिर आएंगे कि अल्लाह चाहा तो इंशाअल्लाहुल अजीज फलस्तीनी मासूमों की दुआएं कबूल होगी। अल्लाह ताला वहां इस्लामी परचम लहराएगा, अमन सलामती सबकी जान माल। फिर 1200 साल जैसा पहले मुसलमान और इस्लाम के रूल में यहूदी, ईसाई, मुस्लिम मिलकर अमन सलामती से रहते थे इस्लामी परचम के तहत। अल्लाह फिर वो दौर लाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को भी इसका एहसास है। तारीख उन्होंने भी पढ़ी है, तारीख अमेरिकन हिस्टोरियंस ने भी पढ़ी है, तारीख दुनिया ने पढ़ी है और देखी है। अल्लाह चाहे तो फिर से दौर आएगा इंशाअल्लाह। वहादत भी रहेगी, जाती मफादात साइड में रहेंगे। हमने देखा अफगानिस्तान के बारे में हो या फलस्तीन के बारे में, सऊदी का रोल, कतर का रोल, उम्मत ने शुक्रगुजार रहना चाहिए ये मुल्कों की और उसके हुक्मरानों की कि बड़ा प्यारा रोल रहा, आइंदा भी इंशाअल्लाह रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं, ये तवक्को या ये उम्मीद होनी चाहिए। अच्छा, एक फाइनल कमेंट मैं आप दोनों से लूंगा। इलियास साहब, पहले जरा आपसे, हमने चूंकि इस डिस्कशन का आगाज किया था सदर ट्रंप की जारहाना पॉलिसी के साथ, उनके इक्तदार में ये जो 12-15 दिन गुजरे हैं, मैं एक फाइनल क्वेश्चन भी जरा उन्हीं की पॉलिसी के ताल्लुक से करूंगा।
पिछले कुछ दिनों से हमने देखा वो जो डिपोर्टेशन का एक मामला और मुल्क बदरी का एक सिलसिला हमने देखा, जिसमें भारत भी उन ममालिक में है। 18,000 से ज़्यादा शहरियों को निकालने का एक मंसूबा देखा। और अब से कुछ देर पहले जब मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ तो राज्यसभा में फिर लोकसभा के अंदर भी मुल्क के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इस पर वजाहत दी गई, हुकूमत की जानिब से इस पर क्या किया जा रहा है। गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए भी एक पॉलिसी और इंतखाबी तशहीर में भी काफ़ी ज़्यादा इस पर बात की गई थी खुद ट्रंप की तरफ से, उनके हामियों की तरफ से, और काफ़ी ज़्यादा इस पर उन्हें हिमायत भी हासिल हुई। ये पॉलिसी क्या है, ज़रा ये मुख्तसर समझाने की कोशिश करिएगा। और भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात की बहुत ज़्यादा मिसालें दी जाती थी, ख़ास तौर से वज़ीर आज़म और सदर ट्रंप की, लेकिन इसके बावजूद भी 104 लोग वापस हिंदुस्तान लौटते हैं, जिनमें मुतद्दिद लोग ऐसे थे जिनके पैरों में और हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी, जिस पर काफ़ी तनकीद का भी सामना हुकूमत को। एक फाइनल कमेंट पहले ज़रा आपसे। 7.2 मिलियन इंडियंस को ट्रंप वापस भेजने का इरादा रखते हैं। 72 लाख स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है। और अमेरिका फर्स्ट बोलकर ट्रंप ने इलेक्शन जीता है कि अमेरिकन को सबसे ध्यान देंगे, वो बाकी के सबको बाहर करेंगे। ये उनका टारगेट है, इसी की बुनियाद पर उनको वोट मिला है और वो ये करने वाले हैं। 40 घंटे तक हिंदुस्तानी नौजवानों को हथकड़ी की तरह हाथ और पैर बांधकर भेजा गया। एक सिख भाई ने इंटरव्यू दिया तो मुझे बड़ा बुरा लगा, लेकिन हालात देखिए, कड़वी बात है लेकिन मानना पड़ेगा। बेरोजगारी 40 मिलियन से ज्यादा, 400 मिलियन से ज्यादा लोगों तक पहुंच गई मेरे भारत में। महंगाई आसमान को छू रही है, 40 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार, महंगाई आसमान को छू रही है। और आने वाले साल भी कोई अच्छा नहीं दिख रहा। टैक्सेस एकदम हाई चल रहे हैं, क्राइम हाई रेट पर है। नतीजे में नौजवान भाग रहे हैं यूरोप को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, और वहां के मुमालिक हमारे नौजवानों के साथ ये कर रहे हैं। मुझे चाइना की पॉलिसी भारत को याद दिलाना चाहता हूं, सऊदी की पॉलिसी, कतर की। अपने रिसोर्सेस को पहचानिए और अपने नौजवानों की कुव्वत को पहचानिए, सही इस्तेमाल करिए ताकि हम सुपर पावर बन सके। बहुत कम है। उबैद साहब से एक फाइनल कमेंट, सवाल यही है उबैद साहब। और दूसरा, क्या ये चूंकि आप अरब दुनिया को बहुत करीब से देख रहे हैं, वहाँ काफ़ी वक्त से रहते हैं, सारी सूरत हाल को बहुत करीब से आपने मुशाहिदा किया है, दीगर ममालिक के लिए भी यही सख्त पॉलिसी नजर आ रही है या सिर्फ भारत के लिए, चूंकि भारत की सिचुएशन पर भी सिक्योरिटी और इंटरनल पॉलिटिक्स पर बहुत नजर आप रखते हैं? राब्ता मुनक़ता हुआ है उबैद ताहिर साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इलियास शरफुद्दीन साहब, उबैद ताहिर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कतर में इस वक्त मुकीम हैं। और मोहम्मद इलियास शरफुद्दीन साहब, बहुत सारी डिबेट्स में आपने इनको देखा और सुना है, बेबाक राय रखते हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, तज्ज़ियाकार। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, ज़ाती मसरूफियात के बावजूद भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन किए। लेकिन कुल मिलाकर हर गुजरते लम्हे के साथ मशरिक़ वस्ता के अंदर इस वक्त भी जब हम बात कर रहे थे तो बैक टू बैक स्टेटमेंट्स आ रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इधर अफगान तालिबान का भी स्टेटमेंट आया है कि फ़लस्तीनियों का मुस्तक़बिल क्या होगा ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, किसी को कोई इख्तियार नहीं है। अगर ये इख्तियारात किसी के पास हैं, कोई इसके लिए एम्पावर है, तो वो सिर्फ फ़लस्तीनी है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर हमारी मुसलसल नज़र रहेगी। ये गुफ्तगू शनीद का सिलसिला लगातार प्रोग्राम्स, डिबेट्स, डिस्कशंस में हम जारी रखेंगे। ख़ास मेहमानों को जो हिंदुस्तान से बाहर हैं लेकिन यहाँ और वहाँ दोनों जगहों की सूरत हाल पर बहुत करीबी और गहरी नज़र रखते हैं, बहुत अच्छे माहिरीन हैं, उनसे आपका राब्ता कराना या उनकी बराह रास्त बात सुनाना हम कोशिश करेंगे। ये सिलसिला जारी रहे। 5 के पंच में बस इतना ही।